मुझसे कहे मैं कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 9। मीरा निधि और अक्षत के साथ गाड़ी में जाकर पीछे बैठ गई। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मीरा खामोशी से पीछे बैठी थी। अक्षत ने गाड़ी के अंदर वाला मिरर सेट किया जिससे पीछे बैठी मीरा उसे साफ साफ दिखाई दे। अक्षत उसे देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। तभी निधि ने कहा, क्या मनुष्यत फैलाई है गाड़ी में। कहते हुए उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। गाना बजने लगा। ये लड़का है ये अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। जैसे ही गाना बजा अक्षत और मीरा की नजरें शीशे के जरिए जा टकराई। मीरा ने मन ही मन खुद से कहा, इन्हें समझना भी मुश्किल ही नहीं है। अक्षत उधर देखते हुए सोच रहा था, कोशिश करके देखो, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूं मैं। मीरा ने नजरें घुमा ली तो अक्षत ने गाना चेंज कर दिया और गाना बजने लगा। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। भाई कितना पुराना गाना है ये, आप ऐसे बकवास गाने क्यों सुनते हैं। निधि ने कहा, बकवास नहीं, ये यूनिक चॉइस है। आजकल के गानों में फीलिंग्स कहाँ होती है, बस कुछ वर्ड्स होते हैं और ढेर सारा शोर। अक्षत ने कहा, अच्छा तो फिर आपके गानों में क्या खास है। निधि ने बहस करते हुए कहा, फीलिंग्स, हर लाइन हर धुन में एक फीलिंग होती है। कितना शांत होता है, सब लगता है सब लाइक जैसे वक्त थम गया हो। अक्षत ने कहा, बोरिंग, जब तक शोर ना हो तब तक म्यूजिक का क्या मजा। निधि ने कहा, कभी सुनकर देखो तो समझ आएगा उस जमाने के गानों का मतलब। अक्षत ने कहा, उस हिसाब से तो आप भी पुराने जमाने के हुए। निधि ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। अक्षत ने वॉल्यूम कम की और निधि की ओर देखकर कहा, मुझे शोर से ज्यादा खामोशियां पसंद है। मैं नया सा लड़का हूं, पुराने ख्यालात का। अक्षत की इस लाइन पर निधि निशब्द हो गई और हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, हार गए हम आपसे। अब चलिए भाई साहब, वरना वो लोग हमारी बिना ही पिकनिक मना लेंगे। अक्षत ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पीछे बैठे मीरा खिड़की से बाहर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी। घंटे भर के सफर के बाद गाड़ी आकर रुकी। अक्षत, निधि और मीरा तीनों नीचे उतरे। ये जगह थी महू, जो कि इंदौर से 50 किलोमीटर दूर थी। जगह बहुत खूबसूरत थी। चारों ओर हरियाली से वो जगह घिरी हुई थी। मीरा सब देखकर चकित थी। इतनी खूबसूरत जगह शायद उसने पहली बार देखी थी। निधि ने मुंह बनाकर कहा, अर्जुन भैया, ये पिकनिक के लिए सही जगह सेलेक्ट किया आपने। मुझे तो लगा कोई शॉपिंग मॉल होगा। शॉपिंग मॉल में पिकनिक कौन मनाता है। अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा, जगह अच्छी है निधि, हमने आज से पहले इतनी सुंदर जगह नहीं देखी। मीरा ने वहां की खूबसूरती को निहारते हुए कहा, तुम्हें अच्छी लगी। निधि ने कहा, बहुत। मीरा ने खुशी से भरकर कहा। कुछ ही देर में दूसरी गाड़ी आकर रुकी जिसमें बाकी सभी घरवाले थे। सभी उतरकर अक्षत के पास आए। राधा ने जगह देखते ही कहा, मैं कब से यहाँ आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा को कभी वक्त ही नहीं मिला। थैंक यू अर्जुन, जो तुमने इतनी अच्छी लोकेशन चुनी। ऑलवेज वेलकम माँ, पता था आपको ये जगह पसंद है, बस इसीलिए। अर्जुन ने राधा को साइड से हक करते हुए कहा। पास ही खड़े विजय ने राधा का हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला पाया। राधा मुस्कुरा दी और कहा, आप आज मेरे साथ हैं, वो ही मेरे लिए बहुत है। दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे। कुछ ही दूर खड़े दादा दादी एक दूसरे का हाथ थामे उस जगह को देखकर अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे, जब शादी के बाद वे अक्सर उस जगह घूमने आया करते थे। अर्जुन एक और खड़ा मीरा को देख रहा था। निधि अक्षत से बहस कर रही थी और मीरा इन सब से बेखबर उन खूबसूरत नजारों को अपनी खाली आंखों में भर रही थी। चलो सब नीचे चलते हैं, पिकनिक नीचे है, अर्जुन ने कहा, जिसका इंतजाम उसने पहले ही करवा रखा था। सभी सावधानी से नीचे उतरने लगे। सबसे आगे अर्जुन,
उसके पीछे उसका हाथ पकड़े दादा दादी, उनके पीछे विजय जी और राधा, फिर निधि, सबसे पीछे मीरा और फिर आखिर में अपने अक्षत बाबू। रास्ता संकरा होने की वजह से सबको एक दूसरे के पीछे चलना पड़ रहा था। मीरा तो बस वहां की खूबसूरती में खोई थी। अक्षत कानों में ईयरफोन लगाए दुनिया जहां से बेखबर अपने पसंदीदा गाने को सुनते हुए चल रहा था। सभी नीचे पहुंचे जहां एक जगह अर्जुन का सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। सामने एक बड़ा सा खूबसूरत झरना था जिससे पानी बहते हुए नीचे जा रहा था। मीरा और बाकी सब जिस जगह पर मौजूद थे वो उसी जमीन पर और झरने के बीच में थी। चारों ओर हरे भरे पौधे, प्रकृति की खुशबू, लोगों की चहल पहल, पक्षियों की चहचहाहट और सर्दियों की हल्की धूप माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। निधि को भी ये जगह बहुत पसंद आई। अपने फोन के कैमरे से वह वहां के नजारों की तस्वीरें लेने लगी। अक्षत ने ईयरफोन कान से निकाले और अर्जुन के पास आकर कहा, आप कब से रोमांटिक हो गए भैया? मतलब? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि इतनी रोमांटिक जगह पर आप कैसे चले आए? आजकल आपके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। अक्षत ने एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर अर्जुन को देखते हुए कहा, इंदौर की सबसे फेमस जगहों में से एक है ये, और फिर माँ को पसंद थी इसलिए। अर्जुन ने कहा, बिजनेस कर करके ना आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा मतलब इतनी रोमांटिक जगह पर कोई फैमिली के साथ आता है क्या? अक्षत ने कहा। शट अप कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अक्षत घूमते हुए वहां के नजारे देखने लगा। मीरा एक जगह खड़ी होकर झरने को देख रही थी। तभी दादाजी उसके पास आए और कहा, इतनी गौर से क्या देख रही हो मीरा? दादू, ये झरना कितना खूबसूरत है ना, मन कर रहा है बस इसको देखते ही जाएं। मीरा ने कहा। जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, दादू ने कहा। कैसे? मीरा ने जानने की कोशिश की। मीरा की रुचि देखते हुए दादाजी मुस्कुराए और कहा, ये जो झरना तुम देख रही हो ना, इसे पाताल पानी झरने के नाम से जाना जाता है। इसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ऐसा क्यों दादू? मीरा ने बच्चों की तरह मासूमियत से पूछा। ऐसा माना जाता है कि इस झरने का पानी पाताल तक जाता है। ये झरना धरती से 300 मीटर तक की ऊंचाई पर बना है। इसके कुंड की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया, इसलिए उसमें नहाना या कूदना मना है। कहते हैं झरने से बहकर ये पानी पाताल तक अपनी दूरी तय करता है, इसलिए इसे पाताल पानी के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे खतरनाक झरनों में से एक है ये, दादाजी ने कहा। ये जानते हुए भी कि ये जगह डेंजरस है, आप सभी यहाँ चले आए? मीरा ने कहा। बेटा ऐसा नहीं है, ये जगह घूमने के लिए भी बहुत फेमस है। देखो यहाँ आसपास के लोग, ये सभी इसे देखने आए हैं। इंदौर में पिकनिक के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है, दादाजी ने कहा। हाँ दादाजी, खूबसूरत तो है ये जगह, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे यहाँ आने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा है, गर्मियों और बारिश के मौसम में यहाँ आना बेकार है, दादाजी ने कहा। दादू, आपको इस जगह के बारे में इतना सब पता है? आप पहले भी यहाँ बहुत बार आ चुके होंगे ना? मीरा ने कहा। हाँ, जब तुम्हारी दादी और मेरी नई नई शादी हुई थी तब हर महीने हम लोग यहाँ आया करते थे। लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, दादू ने धीरे से कहा। मीरा उनकी इस शरारत पर मुस्कुरा उठी तो दादू ने कहा, अच्छा तुम बाकी बच्चों के साथ एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। दादू चले गए। उनके जाते ही अर्जुन मीरा के पास आया और कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया। क्या बातें हो रही थी दादू से? अर्जुन ने कहा। दादू हमें इस जगह के बारे में बता रहे थे। सच में वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें हर छोटी छोटी बातें मालूम है, मीरा ने कहा। हाँ मालूम तो होगी ही, दादू जो ठहरे, अर्जुन ने कहा तो मीरा उसकी इस बात पर हंस पड़ी। आपको कैसी लगी ये जगह? अर्जुन ने हंसते हुए मीरा को देखकर पूछा। बहुत खूबसूरत है, इनफैक्ट हमने पहली बार इतनी अच्छी जगह देखी है। हॉस्टल में रहते थे तो कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया, मीरा ने कहा। ये इंदौर की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है, कभी देखनी हो तो बताना, अर्जुन ने अपनेपन से कहा। मीरा ने कहा। अर्जुन से बात करने के लिए मीरा के पास ज्यादा कुछ नहीं होता था और यही हाल अर्जुन का था। काफी देर तक दोनों खामोश खड़े झरने से बहते पानी को देखते रहे और फिर अर्जुन ने कहा, वहां नीचे चलकर ये जगह देखना चाहोगे आप? ठीक है, चलते हैं, मीरा ने कहा। दोनों साथ साथ नीचे जाने लगे।
चलते चलते अर्जुन ने राधा से कहा, माँ, मैं मीरा को कुंड दिखाने नीचे लेकर जा रहा हूँ। लेकिन नाश्ता? राधा ने कहा। वापस आकर खा लेंगे माँ, अर्जुन ने कहा। तो राधा मुस्कुराकर जाने की अनुमति दे देती है। राधा को अर्जुन पर पूरा भरोसा था। अर्जुन एक समझदार लड़का था जो किसी को परेशान नहीं करता था। अर्जुन मीरा के साथ नीचे आया। नीचे कुंड से पहले झरने के बिल्कुल सामने कम पानी के बीच पत्थरों पर बैठने के लिए जगह थी। अर्जुन एक खाली पत्थर देखकर उस पर चला गया। उसने पलटकर देखा, मीरा अभी भी किनारे ही खड़ी थी। अर्जुन ने कहा, आइए। गिर जाएंगे, मीरा ने झिझकते हुए कहा। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर मीरा से कहा, मैं हूं ना, नहीं गिरेंगी, आइए। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और पानी से दूर खड़े होकर एक पत्थर पर बैठ गई। दोनों बैठकर बहते झरने को देखने लगे। कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए अर्जुन ने कहा, आप भोपाल से हैं ना? जी। भोपाल में कहाँ से? मालवीय नगर। आपकी फैमिली में कोई और नहीं है? मेरा मतलब आपके पापा? वो इस दुनिया में नहीं है। सॉरी। मीरा से ऐसा सवाल पूछकर अर्जुन ऑकवर्ड हो गया और खुद से कहने लगा, ये क्या बकवास सवाल कर रहा है तू? कुछ देर बाद मीरा ने कहा, आपसे एक बात पूछें? हाँ, पूछो ना। आप और अक्षत जी जुड़वा भाई हैं क्या? नहीं, वो मुझसे 3 साल छोटा है और निधि 7 साल। समझ सकता हूँ, उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि वो हम सबसे बहुत अजीब है। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। अरे इट्स ओके, आपके मन में जो है आप कह सकती है, मैं उसे नहीं कहूँगा। थैंक्स। हाँ, वो बस सबसे थोड़ा अलग है, लेकिन इसलिए कि उसके सोचने का तरीका अलग है। कोई उसे समझ नहीं सकता सिवाय माँ के। घर में एक वही है जो उसके मूड को जानती है। पापा के बिजनेस में उसे इंटरेस्ट नहीं है, वो जो करना चाहे कर सकता है। आपसे एक बात और पूछें? हाँ। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मीरा के सवाल पर अर्जुन खामोश हो गया। अर्जुन को खामोश देखकर मीरा ने कहा, शायद हमने कुछ गलत पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। घर में सभी यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। फिर आपको ऐतराज क्यों है? ऐतराज नहीं है मीरा, मैं किसी को पसंद करता हूँ। कॉलेज में हम दोनों साथ साथ थे। उसका नाम नीता है, इसी शहर से है, विराटनगर से। नीता मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अलग अलग कास्ट होने की वजह से नहीं हो पाई। मैं जानता था पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और उनके खिलाफ जाकर मैं ये शादी करना नहीं चाहता। उससे दूर रहते हुए 4 साल हो चुके हैं। ना उसने किसी से शादी की और ना मैंने। बस इसीलिए शादी के नाम से थोड़ा अनकंफर्ट हो जाता हूँ। घर में ये बात किसी को पता नहीं है। तो ये बात है, घर में किसी को नहीं पता, तो फिर हमें क्यों बताया? क्योंकि आपसे कहने का दिल किया। जब पहली बार आपको देखा तो आपकी सादगी और बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे जब आपको जानने लगा तो पाया कि आप बहुत समझदार हैं और बातों को बहुत अच्छे से समझती हैं और परिस्थितियों को भी। मीरा, मैंने जिंदगी में हर रिश्ता निभाया है सिवाय दोस्ती के। पहली बार आप में उस रिश्ते को देखा, लगा आपसे अपने मन की बात शेयर कर सकता हूँ। आप बहुत स्वीट हैं अर्जुन जी। नीता जी बहुत किस्मत वाली हैं जिन्हें आपका प्यार मिला, और हम दुआ करेंगे कि आपकी शादी उन्हीं से हो। मतलब आपको हमारी दोस्ती मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। आप जितना सुलझा हुआ दोस्त भला हमें कहाँ मिलेगा? थैंक्स। ये लीजिए, अभी अभी दोस्त बने और थैंक्स बोलना शुरू। दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी। कोशिश करूंगा आगे से शिकायत का मौका न मिले। दोस्त। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, दोस्त। मीरा ने भी अपना हाथ बढ़ाकर दोस्ती मंजूर कर ली। ऊपर खड़ा अक्षत ये सब देख रहा था। वह कुछ देर वहां रुका और बिना किसी को बताए गाड़ी लेकर वहां से चला गया। निधि ने आवाज देकर अर्जुन और मीरा को ऊपर आने को कहा। राधा सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर चुकी थी। सबने मिलकर नाश्ता किया। राधा ने देखा अक्षत नहीं है तो निधि से पूछा, आशु कहाँ है निधि? भाई तो चला गया, निधि ने खाते हुए कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। पता नहीं, बस चला गया। पूछा तो कह रहा था कि घर जा रहा हूं, निधि ने कहा। ये लड़का भी ना घर पर अकेला क्या करेगा? राधा ने परेशानी भरे स्वर में कहा। कोई बात नहीं,
वैसे भी उसे अकेले रहने की आदत है, तुम परेशान मत हो, विजय ने कहा। सभी खाने लगे। अर्जुन और मीरा साथ साथ ही बैठे थे। निधि काफी देर से उन्हें देख रही थी। नाश्ते के बाद सभी अलग अलग घूमने निकल गए। दादा दादी साथ साथ और अर्जुन, निधि, मीरा ने खुद ही विजय जी और राधा को अकेला छोड़ दिया। तीनों साथ साथ घूमने लगे। कॉल आने से अर्जुन साइड में चला गया तो निधि मीरा के पास आई और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा और भैया का कुछ ना कुछ चल रहा है। ये क्या बोल रही हो तुम? वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस, मीरा ने कहा। आज दोस्त हैं, कल प्यार भी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ जाओगी, निधि ने कहा। तुम पागल हो गई हो निधि, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। दोनों के बीच एक लंबी बहस चली। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सभी बोर होने लगे थे। तभी निधि ने कहा, पापा, क्यों ना कोई गेम खेले? इस उम्र में गेम, वो भी तुम्हारे पापा से, रहने ही दो बेटा, राधा ने विजय जी की ओर देखकर कहा। ये क्या बात हुई राधा, इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, खेल सकता हूँ, विजय ने कहा। अच्छा, तो आइए खेलिए हमारे साथ, राधा ने उठते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, विजय भी उठ खड़ा हुआ। विजय और राधा का जोश देखकर दादा दादी भी तैयार हो गए। मीरा को ये सब काफी रोमांचक लग रहा था। निधि और अर्जुन हैरान थे। खैर, सबने डिसाइड किया कि रस्साकसी खेलेंगे। आदमी एक तरफ, औरतें एक तरफ। लेकिन यहाँ भी एक पंगा था। लेडीज 4 थी और जेंट्स 3। लेकिन विजय ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, कोई नहीं, आप लोग 4 सही, हारना आप लोगों को ही है। देखते हैं कौन किससे हारता है, राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांगते हुए कहा। बीच में एक लाइन खींची गई। एक तरफ सभी लेडीज, दूसरी तरफ सभी जेंट्स। रस्सी का एक सिरा उनके हाथ में था और दूसरा सिरा लेडीज के हाथ में था। दादी सबसे आगे थी और मीरा सबसे पीछे। खेल शुरू हुआ और काफी खींचातानी के बाद दादाजी लेडीजों की तरफ। सबसे ज्यादा खुश हुई राधा, आखिर जीत के नजदीक जो थी। दादाजी खेल से बाहर हो गए। अब दोनों तरफ 3-3 की टीम थी। विजय ने अर्जुन को समझाया कैसे खींचना है और उसके बाद खींचातानी हुई और इस बार दादी आउट। लेडीज के चेहरे उतर गए, लेकिन अभी भी दोनों टीम बरकरार थी। विजय ने एक बार फिर रस्सी को खींचा और राधा भी उनकी तरफ। मीरा सबसे पीछे थी और इस वजह से वह खींच नहीं पा रही थी। अब दोनों टीम में फिर से बराबर लोग थे, विजय अर्जुन और निधि मीरा। मीरा निधि के बिल्कुल पीछे थी। मीरा और निधि ने पहले रस्सी को लूज छोड़ा और फिर जोर से खींचा और विजय जी लेडीज की तरफ आ गिरे। ये देखकर राधा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। विजय जी आउट हो गए, लेकिन अर्जुन को जीतने का कहकर चीयर करते रहे। अगली पारी में निधि आउट हो गई। अब आमने सामने थे अर्जुन और मीरा, जो अभी अभी दोस्त बने थे। अर्जुन की जीत पक्की थी। अर्जुन ने जैसे ही रस्सी को पकड़ा, पीछे से अक्षत ने आकर रस्सी को पकड़ते हुए कहा, कम ऑन भैया, जीत हमारी ही होनी चाहिए। अक्षत को वहां देखकर सभी दंग रह गए। अक्षत को देखते ही निधि ने कहा, ये तो चीटिंग है, मीरा अकेली है और आप 2 हो, वो तो हार जाएगी ना। ये बात तब बोलनी थी जब गेम शुरू हुआ था, तुम्हारी दोस्त डर रही है क्या? अक्षत ने एटीट्यूड में मीरा को देखते हुए कहा। निधि, चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी, मीरा ने विश्वास से कहा। देखते हैं। अक्षत अभी भी मीरा को ही देख रहा था। खींचातानी फिर शुरू हुई। मीरा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि वो 2 थे और वो अकेली, पर मीरा में बहुत जान थी। उसने ये साबित कर दिया। मीरा को परेशान देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा और वह जानबूझकर हार गया। निधि खुशी से उछल पड़ी और अक्षत को चिढ़ाने लगी। अर्जुन अपना सर सहलाते हुए अक्षत के सामने से निकल गया। भाई भाई नहीं रहा, अक्षत ने मन ही मन अर्जुन को कोसते हुए कहा और अगले ही पल रस्सी का सिरा फिर पकड़ लिया। आखिर मीरा को हराना जो था। अब आमने सामने 2 लोग थे, एक मीरा और दूसरा अक्षत। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे, ना ही दोस्त, ना नफरत थी, ना ही प्यार, ना ही कोई रिश्ता था उनके बीच, फिर भी बंधे थे एक डोर से। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखा और खींचातानी शुरू की। विजय जी अक्षत को चीयर कर रहे थे और निधि मीरा को, लेकिन यहाँ अक्षत मीरा पर भारी पड़ रहा था। अक्षत ने मीरा को हराने के लिए रस्सी को लूज छोड़ा और फिर पूरी ताकत से जैसे ही खींचा, रस्सी समेत मीरा भी सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। विजय जी ने देखा कि वो जीत चुकी है, तो अर्जुन और दादाजी के साथ मिलकर लेडीज को चिढ़ाने लगे।
इसमें वो अक्षत और मीरा को भूल चुके थे। मीरा अक्षत की बाहों में थी, उसके करीब, और उसके हाथ अक्षत के सीने पर थे, जिससे वो अक्षत की धड़कनें महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और फिर अक्षत ने एकदम से उसे खुद से दूर झटक दिया। मीरा लोगों के पास आई और उदास होकर कहा, सॉरी आंटी। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये तो बस एक खेल था, राधा ने प्यार से उसकी गाल को छू कर कहा। और इसके बाद सभी वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। शाम होने से पहले सभी घर लौट आए। अक्षत घर आते ही तैयार होकर वापस निकल गया। उसे मोना की पार्टी में जो जाना था। बाकी घर वाले आराम करने चले गए। सबकी थकान देखते हुए राधा ने तय किया कि खाना बाहर से ही मंगवा लेंगे। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सुस्ताने लगे। 10 बजे के आसपास मीरा पानी लेने नीचे आई तो दादाजी को बाहर बालकनी में टहलते हुए पाया। मीरा उनके पास आई और कहा, क्या बात है दादू, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, बस सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है, दादू ने सीने पर हाथ मसलते हुए कहा। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें कितना दर्द हो रहा था। मीरा ने उन्हें पास ही बेंच पर बैठाते हुए कहा, आप बैठिए, हम अभी दवा लेकर आते हैं। मीरा दादू को बैठाकर जैसे ही जाने लगी, उनकी दर्द भरी आह निकली। मीरा ने उन्हें संभाला, लेकिन दादू को बहुत तेज दर्द हो रहा था। मीरा ने जल्दी जल्दी उनके सीने को सहलाना शुरू कर दिया, पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उनसे ना बोला जा रहा था, ना ही ठीक से सांस ली जा रही थी। मीरा ने उन्हें बेंच का सहारा दिया और तुरंत घर वालों को बुला लाई। अर्जुन ने गाड़ी निकाली और दादू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगी। दादी और राधा भी साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्हें भी ले जाना पड़ा। जाते जाते विजय जी ने मीरा के पास आकर कहा, बेटा हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम अपना और निधि का ख्याल रखना, और हाँ, अक्षत को फोन करके घर आने को बोलो। रघु भी नहीं है घर में, तुम संभाल लोगी ना बेटा? जी अंकल, आप जल्दी चाहिए और घबराइए मत, दादू को कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे निधि को, मीरा ने कहा। विजय ने उसके गाल को छुआ और तेजी से निकल गए। मीरा भी मन ही मन दादू की ठीक होने की दुआ करने लगी। निधि सो रही थी। उसे इस वक्त ये सब बताना मीरा को ठीक नहीं लगा। वह परेशान सी कमरे में आई। उसने निधि का फोन उठाया और नीचे चली आई। निधि के फोन से अक्षत का नंबर ढूंढकर उसे कॉल लगाया। रिंग जाती रही, लेकिन अक्षत फोन नहीं उठा रहा था। मीरा परेशान से सोफे पर आ बैठी और कहा, अब हम क्या करें? तो दोस्तों ये था कितनी मोहब्बत है भाग 9। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।